नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस कोविड-19 के संक्रमण काल में अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, अपनी इसी यात्रा को अनवरत जारी रखें, सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन के दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते रहें और इसके साथ साथ अपने अध्ययन को भी जारी रखें, क्योंकि जब ये लॉकडाउन 19 संक्रमण की वजह से जब समाप्त किया जाएगा तो उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाने वाले हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनके लिए समय अपने को कम मिलेगा। जिस दृष्टिकोण से ये जो समय है उसका बेहतर तरीके से सदुपयोग करें और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके माध्यम से अपने अध्ययन को कंटिन्यू बनाए रखें। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 3 तक के उसका अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में अगर हम बात करें 1858 का भारत शासन अधिनियम और इससे पहले अगर चार्टर्स अधिनियम जो थे थोड़े उनके बारे में चर्चा की। भारत शासन अधिनियम के पश्चात हमने 1909 का मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम व पिछले वीडियो के अंदर हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में अध्ययन कर चुके थे, या जिसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चाएं की थी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की प्रारंभिक कक्षा के अंदर मैंने ये स्पष्ट किया था कि जिस तरीके से इतिहास में इन सारी चीजों को एक विस्तृत रूप से लिपिबद्ध किया गया है या विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करवाया जाता है, पॉलिटी की क्लास में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है। क्योंकि पॉलिटी की क्लास में संविधान के दृष्टिकोण से हमारे लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है उन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 1947 का भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार का भारत के अंतर्गत अंतिम अधिनियम था, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 1935 के अधिनियम से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जो आरपीएससी या बाकी आरएसएमएसएस भी बोर्ड हो या फिर किसी भी प्रकार की जो सेंट्रल भर्ती एजेंसी है, उनका पैटर्न चेंज हो रहा है, उनका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उनके दृष्टिकोण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने 1935 के अधिनियम की अंतिम विशेषता के तौर पर पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कई प्रकार की अखिल भारतीय संस्थाओं का गठन किया गया। अखिल भारतीय संस्थाओं के गठन किया गया, उस दृष्टिकोण से अगर हम एक प्रश्न की चर्चा करें तो अपने लिए प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सी संस्था 1935 के अधिनियम में गठित नहीं की गई। मेरे प्रश्न को पुनः सुनने का प्रयास करें आप लोग। निम्न में से कौन सी संस्था 1935 के अधिनियम में गठित नहीं किया गई या 1935 के अधिनियम में उसका जिक्र नहीं किया। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें और ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें एफपीएससी की, अगर हम बात करें जेपीएससी की, अगर हम बात करें फेडरल कोर्ट, और अंतिम ऑप्शन के तौर पर डी ऑप्शन के तौर पर अगर हम लिखें सीपीएससी, तो स्वाभाविक है कि अपना उत्तर इसमें डी होगा। क्योंकि जो सीपीएससी था, जो सीपीएससी संस्था, ये एक लोक सेवा आयोग ही था, जो ली आयोग की संस्तुति के आधार पर 1926 में एस्टैब्लिश की गई थी। और ये जो भारत की सिविल सेवाएं थी, जिनको आईसीएस बोला जाता था, उनमें सुधार के दृष्टिकोण से स्थापित की गई संस्था थी। परंतु यहाँ हमने चर्चा की है 1935 के अधिनियम की, कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इस संस्था का भी अस्तित्व था, जो सेंट्रल के लिए थी। जेपीएससी जो दो राज्य या राज्य की जो भर्ती एजेंसी थी, ये दो राज्य ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो प्रांतों के लिए गठित की गई थी। फेडरल कोर्ट, जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं, इसमें हम पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट के अंदर क्या अंतर होता है। यह जो 1935 के अधिनियम में गठित किया गया उसे फेडरल कोर्ट क्यों कहा गया, जबकि भारत का आज का जो शीर्ष कोर्ट है एपेक्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा जाता है। तो ये तीनों संस्थाएं 1935 के अधिनियम में थी, जबकि सीपीएससी है ये 1919 के अधिनियम की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा। अगर 1935 के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करें जो आज तक आया नहीं है किसी भी कंपटीशन में, लेकिन वो प्रश्न बन सकता है, और वो प्रश्न जो है वो द्वैध शासन से संबंधित है। आप सब लोगों को पता है 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, जबकि 1935 में केंद्र में द्वैध शासन था। तो एक प्रश्न और भी हो सकता है कि 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में आरक्षित विषय किसके पास थे। आरक्षित विषय किसके पास थे। अब इस प्रश्न को पढ़िए, 1935 के अधिनियम में आरक्षित विषय किसके पास थे। तो ये जो बिंदु है आरक्षित विषय, इसका संबंध है द्वैध शासन से। और
अधिनियम की अगर हम बात करें तो अधिनियम है 1935 का। स्पष्ट है कि 1919 का अधिनियम है वो प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था। मतलब जो आज के हमारे स्टेट्स है उस वक्त जो अंग्रेज भारत के प्रांत हुआ करते थे उनमें द्वैध शासन से संबंधित प्रावधान किया गया था। जबकि 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन जरूर था, लेकिन वो किसमें था? केंद्र के अंदर द्वैध शासन था। और जब केंद्र में द्वैध शासन होता है तो आरक्षित विषय जो सुप्रीम बॉडी होती है, अर्थात आज का अगर हम भारत में बात करें तो राष्ट्रपति जिसे हम कह सकते हैं, उसी तरीके से उस तात्कालीन भारत में ये जो सर्वोच्च पावर है वो गवर्नर जनरल के पास थी। तो सीधा सा ऑप्शन ये है कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए और उसमें ये ऑप्शन आ जाए, ए ऑप्शन आ गया गवर्नर, बी ऑप्शन आ गया गवर्नर जनरल, सी ऑप्शन आ गया केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, और डी ऑप्शन आ गया प्रांतीय व्यवस्थापिका या राज्य व्यवस्थापिका। अब देखिए, अगर यहाँ 1935 के बजाय 1919 लिख दिया जाए तो अपना उत्तर गवर्नर है, लेकिन यहाँ लिखा गया है 1935 और 1935 का जो द्वैध शासन था वो केंद्र का, और केंद्र की सबसे बड़ी जो बॉडी है या सुप्रीम बॉडी जो है वो गवर्नर जनरल, या इसे ऑप्शन के अंदर इस तरीके से वाइसराय भी लिखा जा सकता है। तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर जो है वो बी होगा। तो ये 1935 के अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया है, उसमें किस पड़ोसी राष्ट्र को बाहर किया गया? बाहर करने का मतलब ये है कि म्यांमार या वो तात्कालीन बर्मा की बात करें तो उस पर भी अंग्रेजी हुकूमत थी, और इसके साथ साथ भारत पर भी अंग्रेजी हुकूमत थी। नेपाल जो कि प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से धनी राष्ट्र नहीं था, या यूं कहें कि वहां पर्वत श्रृंखलाएं होने के कारण आवागमन के इतने ज्यादा साधन नहीं थे, और इस वजह से अंग्रेजों के लिए वहां की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से अंग्रेजों ने नेपाल पर अधिकार नहीं किया, और तभी हम सुनते हैं कि ऐसा एकमात्र राष्ट्र कौन सा है जो अभी तक किसी भी सत्ता के गुलाम नहीं हुआ, वो नेपाल है। यद्यपि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि नेपाल के अंदर यातायात के साधनों का अभाव था, वहां की भौगोलिक जो धरातल है वो बहुत ज्यादा दुर्गम था, आने जाने का साधन नहीं था, रास्ते नहीं थे। इस वजह से नेपाल पर अंग्रेज लोगों ने अपने व्यापारिक नुकसान को देखते हुए, क्योंकि व्यापार के लिए उनमें ज्यादा कोई चीजें थी नहीं, तो व्यापारिक नुकसान होता अगर वहां व्यवस्था स्थापित करते तो इस वजह से उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। तो अखिल भारतीय संघ में किस राष्ट्र को बाहर किया गया? तो इसका उत्तर बर्मा हो जाएगा। अखिल भारतीय संघ वो एक अनसक्सेस कोशिश थी या अनसक्सेस क्ल्यू था उनका। अंग्रेजों ने ट्राई जरूर किया, लेकिन देशी रियासतों की स्वाभिमान आड़े आने की वजह से लोगों ने उस पर इतना ज्यादा अमल नहीं किया और वो एक संघ बन नहीं पाया। तो इस तरीके से 1935 के अधिनियम में कई सारी क्वेश्चन हैं, कई सारी जो विशेषताएं हैं वो पॉलिटिकल रिव्यू से पुटअप किए जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप 1935 के अधिनियम की जो मुख्य 4-5 विशेषताओं का हमने जिक्र किया है उनके बारे में कैरी ऑन रहें, उनको राइट डाउन करें और उन विशेषताओं को बखूबी एक तरीके से याद कर लें, जिससे हमें इस 1935 के अधिनियम से जो संबंधित पॉलिटिकल रिव्यू से प्रश्न आएंगे तो उनमें हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज की इस वीडियो में या आज की इस क्लास में हम 1947 के अधिनियम की बात करें। 1947 का जो अधिनियम था वो अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में स्थापित किया जाने वाला या भारत में अप्लाई किया जाने वाला अंतिम अधिनियम था, क्योंकि जाहिर सी बात है 1947 के बाद भारत आजाद हो चुका था। यद्यपि वो आजादी 2 राष्ट्रों के रूप में मिली, वो एक अलग इश्यू है जिसमें पाकिस्तान की क्या राज व्यवस्था है जिसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और ना उसका हमसे कोई संबंध है, हम केवल भारत की राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो 1947 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसकी जो विशेषताएं हैं वो उसका जो प्रारूप कैसा था, उसके लिए पृष्ठभूमि क्या क्या रही, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आज के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं 1947 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम। हम भारत के स्वतंत्रता इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत की स्वतंत्रता जब प्राप्त होने वाली थी, या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार के अंतिम फेज में लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत के वाइसराय बन गए। जो अंग्रेजी भारत थे वहां उनको गवर्नर जनरल या देशी रियासतों के अंदर उनको वाइसराय के नाम से जाना जाता था। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन जो आए भारत में वाइसराय बनके,
तो लॉर्ड माउंटबेटन का केवल और केवल भारत में आने का उद्देश्य यही था कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली को यह स्पष्ट हो चुका था कि अब भारत को लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेज अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा तहस नहस हो गई थी कि जिस वजह से इतने दूर के प्रांत पर या दूर के क्षेत्र पर अधिकार करना उनके लिए संभव नहीं था, या फिर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतना लंबा खिंच जाना और भारतीयों की हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि अब अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो भारत में अपने शासन को लंबे समय तक चलाए रखें। तो लॉर्ड एटली ने स्पष्ट किया कि हम अति शीघ्र जो भारत को अभी आजादी देने के मूड में हैं और आजादी देते हैं। यद्यपि उन्होंने जो पहले अनुमान लगाया था उनमें 1948 एक निश्चित किया गया था कि 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे, लेकिन 1947 या हम यूं कहें कि 1946 से जब संविधान सभा का गठन हो गया उसके बाद से हालात ऐसे बने कि अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ना पड़ा, और भारत छोड़ने के लिए वेवेल को वापस बुला के, लॉर्ड वेवेल जो भारत में वाइसराय थे उनको वापस बुला लिया गया और उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण और भी था कि उस वक्त अगर महात्मा गांधी के बाद में देखें तो भारत को लीड करने वाले जो नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती थी। कहने का मतलब उनका लंदन के अंदर अध्ययन एक साथ किया हुआ था, तो ये भी एक इश्यू था। इसके साथ साथ अगर हम अपने यहाँ महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर रियासत के मुखिया थे तो उनकी भी बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी भी दोस्ती थी। तो कई सारे ऐसे कारण थे कि लॉर्ड माउंटबेटन भारतीयों को ठीक तरीके से समझते थे, और ठीक तरीके से समझने का मतलब मैं उन भारतीयों के लिए बातचीत कर रहा हूँ जो टॉप लाइन पर थे। कहने का मतलब वो जो भारत को लीड कर रहे थे या हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से उनको जानते थे। तो इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आए तो उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की और जिसे बोला जाता है 3 जून योजना। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव हो या फिर क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन हो, ये इस प्रकार के इवेंट्स भारतीय संविधान के इतिहास में जगह बना चुके थे और जिनके माध्यम से संविधान सभा का भी गठन किया जा सकता था। लेकिन जो 3 जून योजना है वो भारतीय आजादी का प्रारूप था कि भारत की जो आजादी होगी उसके बाद का जो भारत होगा वो किस प्रकार का होगा, भारतीय आजादी का प्रारूप। और भारतीय आजादी का जो प्रारूप था इसे आगे चल के भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। मतलब यही जो है वो 3 जून की योजना है, वो 1947 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। अब अगर हम भारत शासन अधिनियम की बात करें तो स्पष्ट है कि जब हमें आजादी मिली उस दौरान भारत और पाकिस्तान 2 देश, मतलब 2 नेशन थ्योरी के आधार पर आजादी मिली। वो चाहे अंग्रेजों की चाल रही होगी या फिर मुस्लिम लीग की जिद रही होगी या फिर कुछ कांग्रेसी नेताओं की, हम ये कह सकते हैं कि दोगलापन व्यवहार रहा होगा। यद्यपि कई लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा महात्मा गांधी का मुसलमानों के प्रति झुकाव या उनका जो है ना ये ओपन हैंड था कि मुसलमानों को भी उनके अधिकार मिले, और अधिकार के तौर पर स्पष्ट था कि उन्हें भी एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। तो भारत 1947 का भारत शासन अधिनियम है, उसकी अगर हम विशेषताओं का जिक्र करें तो पहली जो विशेषता है ये है 2 नेशन थ्योरी। विशेषताएं अगर हम इसकी देखें तो इसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता है वो 2 नेशन थ्योरी है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। और इस कॉन्सेप्ट को आप सारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझते ही होंगे। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का मतलब ये है कि भारत आजाद होगा, अंग्रेज सरकार है वो अपनी सत्ता को भारत से हटा लेगी या मतलब अपने जो शासन है वो इससे आगे और संचालित नहीं करेगी। लेकिन जब भारत आजाद होगा तो वो 2 देशों के रूप में आजाद होगा। जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं उन्हें पाकिस्तान के तौर पर जाना जाएगा और जो बाकी का राष्ट्र है उसे भारत कहा जाएगा। तो 2 राष्ट्र थ्योरी के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत का उदय हुआ, और जिसके अंतर्गत पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया और भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में है। अर्थात पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस अपना 14 अगस्त को मनाता है क्योंकि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त को हो चुका था।
तो पहली जो इसकी विशेषता है वो टू नेशन थ्योरी की है, या कहने का मतलब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, या दो देश बन गए, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में और जो बाकी का जो क्षेत्र था वो भारत के रूप में। और देखिए अगर हम वर्तमान मैप के आधार पर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो आज का जो पाकिस्तान है उससे बड़ा विस्तृत था, क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था। और पाकिस्तान उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो क्षेत्रों में विभाजित था, और पश्चिमी पाकिस्तान है वो आज का ओरिजिनल पाकिस्तान है, जबकि पूर्वी पाकिस्तान 1971 भारत के प्रयासों से, या हम ये कहें कि भारत की दूरदर्शी नेता इंदिरा गांधी के प्रयासों से उसे बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसकी पहली विशेषता ये है। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आता है, वो जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से भी उसमें प्राचीन जो कंपटीशन थे, अपने जो पहले कंपटीशन होते थे उनमें ये प्रश्न पूछा जाता था, यद्यपि आज के दिन उसका अस्तित्व है नहीं और इतना कॉमन क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। और प्रश्न वो ये है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी राष्ट्र है, भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी राष्ट्र है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है, शोक दिवस। अब देखिए हम सारे लोगों के लिए तो 15 अगस्त वो राष्ट्रीय पर्व है, हम इसे अपना इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि एक भारत का ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है वो इसे शोक दिवस के रूप में मनाता है। कई बार क्या है सॉरी जानकारी के अभाव में, या हम ये कह सकते हैं कि भावनाओं में आके, और अधिकतर व्यक्ति इसका उत्तर पाकिस्तान दे देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अब पाकिस्तान इस वजह से देते होंगे कि देखिए जब भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो ये पाकिस्तान के लिए तो मिर्ची लगने वाली जैसी बात होगी, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान इसे शोक दिवस के रूप में मनाता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसका उत्तर है वो बांग्लादेश है। इस बात को समझने का प्रयास करें कि बांग्लादेश है वो शोक दिवस के रूप में क्यों मनाता है, क्योंकि जब आप देखोगे 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश हुए, लेकिन पाकिस्तान भी है वो दो भागों में डिवाइड था। जो हमारा पूर्वी बंगाल, भारत के अंदर आजकल पश्चिमी बंगाल राज्य है, पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश बन गया। जो पूर्वी बंगाल था वो इलाका पूर्वी पाकिस्तान, और इसी तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान है वो जो आज का पाकिस्तान है। इस तरीके से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था, क्योंकि दोनों क्षेत्र में मुसलमानों की अधिकता थी, और मुसलमानों को अधिकार देने के लिए या उनकी एक मुस्लिम लीग की डिमांड के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। तो पश्चिमी पाकिस्तान ओरिजिनल पाकिस्तान है, और ये बात हुई थी 16 दिसंबर 1971 के बाद। इसे आज का बांग्लादेश कहते हैं, और ये जो है ये पाकिस्तान है। और ये हालात जो बने हैं वो 16 दिसंबर 1971 के बाद, उससे पहले तो पाकिस्तान एक ही था। अब देखिए अगर हम पाकिस्तान के प्रारंभिक स्वतंत्र पाकिस्तान, क्योंकि भारत पहले भी था, पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया, और मुझे लगता है कि इसका अस्तित्व डाउट है कि लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि भारत तो शाश्वत चीज है। 1947 से पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है, आगे रहेगा या नहीं रहेगा ये पता नहीं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान है इसका जब हम इतिहास पढ़े, प्रारंभिक 20 वर्षों का इतिहास, तो वो एक बहुत हम ये कह सकते हैं कि असमंजस वाली स्थिति पैदा करता है कि एक राष्ट्र होने के बावजूद भी एक राष्ट्र में इस प्रकार की दो विचारधाराएं कैसे उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना का ज्यादा प्रभाव था, और पूर्वी पाकिस्तान के अंदर शेख मुजीब रहमान की सत्ता थी, अवामी लीग। अब देखिए अवामी लीग के जो मुखिया थे वो शेख मुजीबर रहमान थे, और इन्होंने वहां के 1970 के चुनाव में बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें वहां की ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नहीं चुना गया। अब उनको इस वजह से नहीं चुना गया क्या, क्योंकि उनका जो प्रभाव था वो पूर्वी पाकिस्तान में था, जबकि ओरिजिनल पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी नेता जो है उनका मेन टारगेट पश्चिमी पाकिस्तान में था। तो अब जब उनका ये नहीं किया गया, निर्वाचन नहीं हुआ, निर्वाचन नहीं होने के बाद में यहाँ एक गृह युद्ध जैसी या होम वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में। अब गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी, और उस वजह से चकमा शरणार्थी
चकमा शरणार्थी है, ये भारत के जो ईस्टर्न प्रांत हैं, असम की बात करें, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, उन क्षेत्रों के अंदर आने लगे। तो कहने का मतलब एक दूसरे देश की जनता का दबाव भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इंदिरा गांधी ने इस चीज से परेशान होकर और 3 दिसंबर 1971 को युद्ध का अनाउंसमेंट कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हो गया। अब बांग्लादेश का जन्म हो गया तो वहां के लोकप्रिय नेता जो है शेख मुजीबुर रहमान है, उनके पास सत्ता आई और उनके पास सत्ता आई, उन्होंने 1975 तक शासन किया। लेकिन 1975 के बाद 15 अगस्त 1975 को वहां की बांग्लादेश की एक फौज का एक छोटा सा पार्ट था जो इस पश्चिमी पाकिस्तान या हम यूं कहे कि पाकिस्तान के द्वारा निर्देशित था और उन्होंने उनकी परिवार सहित हत्या कर दी। शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के लोकप्रिय नेता थे या हम यूं कहे कि वहां के फाउंडर थे, या ये ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टेटस आज के दिन भारत में महात्मा गांधी को मिला हुआ था वैसा का वैसा स्टेटस बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को था। उतनी ज्यादा लोकप्रियता उनकी थी। तो ये एक लोकप्रिय नेता के मारे जाने की वजह से और वहां 15 अगस्त जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यद्यपि इसका भारत के स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना देना नहीं। वहां 1975 के अंदर ये इंसिडेंट हुई इस वजह से। और सुनने में ये आता है कि 15 अगस्त 1975 को जब ये घटना हुई तो उस दौरान उनके परिवार की एक लड़की या शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो विदेश के अंदर पढ़ाई कर रही थी, शेख हसीना, वो बची और बाद में वो अवामी लीग की मुखिया बनी और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी है। तो ये 15 अगस्त शोक दिवस जो है वो बांग्लादेश के लिए, न कि पाकिस्तान के लिए। अगली विशेषता के बारे में अगर हम पढ़े तो देखिए दूसरी विशेषता 1947 के अधिनियम की थी, वो थी रियासतों को लेकर। और रियासतों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का एक लोकतांत्रिक स्टैंड था रियासतों का। मतलब रियासतों को ये लिबर्टी दी गई कि चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान के पास चली जाए और चाहे तो वो अपने स्वतंत्र देश के रूप में भी अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। रियासत जो थी जिसे हम देसी भारत के नाम से जानते हैं, उन रियासतों पर अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला। उन्हें ये कहा चाहे तो वो भारत के अंदर शामिल हो सकते हैं या भारत के अतिरिक्त अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहे तो वहां जा सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र। तो इनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत संघ में विलय हो, या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे। तो इस तरीके से अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण है, यद्यपि भारत के प्रति उनकी सोच कैसी भी रही होगी, लेकिन रियासतों के मैटर में हम ये मानते हैं कि वहां उन्होंने लोकतांत्रिक सोच का ही परिचय दिया। मतलब रियासतों को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया कि आपको या तो भारत में शामिल होना होगा या फिर पाकिस्तान में शामिल होना होगा, क्योंकि उनको ये तीसरा ऑप्शन भी दिया गया कि वो चाहे तो अपने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी अपना अस्तित्व रख सकते हैं या अलग देश के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। बाद में ये जो रियासती विभाग है वो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं। और उनकी दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने भारत को एक कर लिया। 3 ऑप्शन बचे थे, जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर या उस वक्त के मुंबई प्रांत के अंदर पड़ने वाली रियासत थी, हैदराबाद आंध्रा के अंदर, और उस वक्त का तो जो मद्रास प्रांत, हैदराबाद अलग से प्रांत था। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, जो हाल ही के अंदर हमने 5 अगस्त 2019 को उस समस्या को भी सुलझा लिया। ये 3 रियासतें ऐसी बची जिनका विलय थोड़ा सा जटिल तरीके से किया गया, लेकिन बाकी सारी रियासतों का जो 563 या 565 के आसपास रियासतें थी, उन सभी का विलय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता की वजह से भारत के अंदर हो गया। 1947 के अधिनियम की तीसरी विशेषता का अगर हम जिक्र करें तो तीसरी विशेषता यह थी, महामहिम के नाम से की गई सारी संधियां या सारे समझौते समाप्त। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो अस्तित्व है वो अब भारत से पूर्णतः समाप्त हो चुका था। अब ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा जरूर था कि जो अंतरिम शासन था, जब तक संविधान निर्माण की गतिविधियां चल रही थी, तो एक बार के लिए शासन संचालित करने के लिए हमने यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन को भी अपने गवर्नर जनरल के रूप में रखा था। तो ये चीजें जरूर हैं। सेना के जो सुप्रीम कमांडर थे वो भी अंग्रेज ही हुआ करते थे उस दौरान, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन वहां से 15 अगस्त 1947 के बाद ताज का जो शासन था वो पूर्णतः भारत से समाप्त हो गया। और
चौथी जो विशेषता थी इसकी ये थी कि देखिए 1947 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 से लेके और संविधान निर्माण, अब उस वक्त ये तय नहीं था कि संविधान कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। संविधान निर्माण तक की जो समय है उस समय तक शासन संचालित करने के अब कौन कौन से प्रावधान रहेंगे, तो ये व्यवस्था भी 1947 के भारत शासन अधिनियम में की गई कि 15 अगस्त 1947 से लेके जब तक दोनों राष्ट्रों का संविधान बनता है तब तक के लिए जो बीच का समय है, उस समय के दौरान जो भारत का शासन है वो 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा, 1935 के अधिनियम पर आधारित। मतलब भारत शासन अधिनियम 1947 आ गया था, उसमें शासन चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वो तो देश की आजादी के लिए था कि दो राष्ट्र बनेंगे, एक का नाम पाकिस्तान होगा, दूसरे का नाम भारत होगा। इसके साथ साथ जितनी भी रियासतें हैं वो भारत संघ में भी जा सकती है, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में भी जा सकती है। और अगर कोई ऐसा राष्ट्र है, मतलब ऐसी मजबूत रियासत है जो अपना अलग से राष्ट्र बनाना चाहे, तो वो अलग राष्ट्र भी रह सकते हैं। और जैसा कि प्रयास किया गया, हैदराबाद के द्वारा किया गया, जूनागढ़ के द्वारा भी किया गया। इसके साथ साथ कई सारे स्टेट्स अपने राजस्थान के भी थे जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज प्रमुख या महाराज प्रमुख या प्रीवी पर्स जैसे लालच देके एक तरीके से सेट किया था। तो ये जो चीज है ये हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए लालच देने का जो एक, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी अलग राष्ट्र बनाने की जो भूख उनके दिल में उठी थी, मन में उठी थी, उसके लिए अंग्रेजों ने ऐसे बीज बोए थे कि वो स्वतंत्र राष्ट्र रख सके। तो ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता, महामहिम के नाम पर की गई सारी संधियां समाप्त। कहने का मतलब आज का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से अंग्रेज सरकार का भारत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप और शासन नहीं रहेगा। और जो चौथी अंतिम विशेषता है वो ये थी कि जब से भारत आजाद हुआ या पाकिस्तान आजाद हुआ, चाहे वो 14 अगस्त की तारीख रही होगी या फिर 15 अगस्त के दिन होगा, 1947 तब से लेके और जब तक दोनों देशों का संविधान बनता है, तो उसके बीच का जो अंतरिम सरकार का समय था, या कहने का मतलब हम संक्रमणकालीन समय की बात करें, उस समय जो शासन चलाया जाएगा वो शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलाया जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये इस प्रकार 1947 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। और ये अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत का अंतिम शासन अधिनियम था। अंतिम अधिनियम इस प्रकार था कि इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने भारत को छोड़ दिया। और अब जो आएगा आगे की अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें तो संविधान सभा का गठन हो चुका था। संविधान सभा क्या प्रस्ताव लेके आती है, किस प्रकार बहस होती है, क्या उसकी संरचना रहेगी और भारत का संविधान किस तरीके से बनेगा, इसका हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।